गुड इवनिंग। तो ये हमारी 50 क्वेश्चन वाली सीरीज है। ओके, स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टर स्टीफेनो अपीयर्स इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर। हमें ये बताना है कि जो स्टीफेनो कैरेक्टर है वो शेक्सपियर के किस किस प्ले में आया है। ओके, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं हम अपना आंसर। आप बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। स्टीफेनो आपने सुना होगा टेम्पेस्ट में आया है। वैसे भी आप देख रहे हो तो ऑप्शन में टेम्पेस्ट कॉमन है, तो टेम्पेस्ट में तो आया ही है। टेम्पेस्ट में वो क्या था, स्टीफेनो किंग का जो किंग था उसका ड्रिंकर स्टीवार्ड था। ओके, और फ्रेंड था किसका, ट्रिंकलो का। ट्रिंकलो आपको पता ही है, जो हेल्प करता है किसकी, कैलिपान की। ओके, किससे, मतलब जो प्रोस्पेरो होता है उसको ओवरथ्रो करने में। ओके, तो ये तो हो गई बात टेम्पेस्ट की। और आया है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस में। मर्चेंट ऑफ वेनिस में क्या था, स्टीफेनो पोर्सिया का मैसेंजर। ओके, या फिर आप कह सकते हो कि वो पोर्सिया का एक लॉयल और डेडिकेटेड सर्वेंट था। ओके, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो गया, टेम्पेस्ट एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट ही कुड डू वेल, ही डिड बेटर देन एनीवन इल्स हैज़ एवर डन। जो वो अच्छा कर सकता था ना, ही डिड बेटर, मतलब उसने हर किसी से, एनीवन इल्स हर किसी से बेटर किया है। ओके, हु सेड दिस अबाउट मिल्टन। मिल्टन के बारे में ये स्टेटमेंट किसने दिया है। ओके, आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट के कि किसने किसके बारे में क्या बोला है। और मिल्टन हमारे सिलेबस में है तो हमको याद करना ही है ये। तो मिल्टन के बारे में ये बोला है टी.एस. इलियट ने। ओके, याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1660 एक ग्रुप ऑफ 12 पीपल। ओके, 1660 की बात है, एक 12 लोगों का ग्रुप था, इंक्लूडिंग, उसमें इंक्लूड थे रॉबर्ट बॉयले एंड क्रिस्टोफर रैन। ओके, उन्होंने फाउंड मतलब उन्होंने पाया व्हाट दे कॉल्ड द रॉयल सोसाइटी, जिसको उन्होंने क्या कहा, जिसको क्या कहा गया, रॉयल सोसाइटी कहा गया, जो 12 पीपल का ग्रुप था। ओके, 1663 में इट बिकेम द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। ये बन गया, क्या बन गया, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन बन गया, फॉर इम्प्रूविंग नेचुरल नॉलेज। क्या इम्प्रूव करने के लिए, किस चीज़ में सुधार के लिए, नेचुरल नॉलेज में। व्हाट वाज द सोसाइटी मोटो। ओके, तो जो ये हमारी 12 पीपल की रॉयल सोसाइटी बनी है, इसमें जो सोसाइटी जो बनी है इसका मोटो क्या था, हमें ये बताना है। ओके, थोड़ा क्वेश्चन अलग सा है, डिफरेंट है, आपने नहीं देखा होगा ये किसी कहीं, शायद ही कहीं देखा होगा। ओके, तो इसका जो मोटो था वो था इन द वर्ड्स ऑफ नन। ओके, याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट, हु सेड दैट, किसने कहा, शेक्सपियर अप्रोक्सीमेट्स द रिमोट एंड फैमिलराइज्ड द वंडरफुल। ओके, शेक्सपियर किसने बोला शेक्सपियर के बारे में, ये हमें ये बताना है। तो ये स्टेटमेंट दिया है डॉक्टर जॉनसन ने। ओके, डॉक्टर जॉनसन ने बताया है। और डॉक्टर जॉनसन ने क्या बोला है शेक्सपियर के बारे में, डॉक्टर जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे में एक स्टेटमेंट और दिया है। एक क्या, उन्होंने तो काफ़ी सारे स्टेटमेंट दिए हैं, मैं आपको एक पॉपुलर वाला बताती हूँ। उन्होंने लिखा है, मतलब जॉनसन ने बोला है कि जो शेक्सपियर है ना, शेक्सपियर राइट्स विदाउट मोरल पर्पज, बिना किसी मोरल पर्पज के वो लिखते हैं, एंड इज़ मोर केयरफुल टू प्लीज दैन टू इंस्ट्रक्ट। वो खुद जो प्लीज़ करने को ज़्यादा रहते हैं, मतलब आपने देखा होगा काफ़ी चीज़ें वो इस तरह की मिक्स करते हैं, मतलब थोड़ी वैसी लैंग्वेज। ओके, तो मतलब वो इंस्ट्रक्ट उससे ना कुछ मोटिव कम निकलता है उनके वर्क से, और वो क्या करने में लगे रहते हैं जब अपना वर्क लिखते हैं, क्या करने में, प्लीज़। जैसे उन्होंने, आपने देखा होगा शेक्सपियर के उसमें प्ले में क्लाउन, फूल, इस तरह के कैरेक्टर्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शेप डज एरियल एज्यूम एट द मैजिकल बैंकेट इन एक्ट 3 सीन 3 ऑफ द टेम्पेस्ट। ओके, हमें ये बताना है कि जो एरियल है, जो ये सीन था ना, आपको पता है। अच्छा, पहले ये बताओ, ये तो मैंने लिख ही दिया हाँ, कि एरियल कहाँ पे आया, टेम्पेस्ट में आया है। मैं ये पूछने वाली थी कि एरियल कहाँ पे आया। ठीक है, तो एरियल टेम्पेस्ट में है। टेम्पेस्ट में आपको पता ही है मैजिकल था वो प्ले। तो इसमें जो वो बैंकेट वाला सीन था, एक्ट 3 सीन 3, तो उसमें जो एरियल है वो क्या शेप एज्यूम करता है। ओके, ये हमें ये बताना है। तो वो जो शेप है वो एज्यूम करता है हार्पी की। ओके, एरियल क्या था, एक मिस्चीवियस स्पिरिट थी, आपको पता है, थोड़ा शैतानी था वो,
और मतलब किसके उस पर काम करता है, वो प्रोस्पेरो के आदेश पे। ओके, और वो जो है उसके सामने जो प्रोस्पेरो है ना, उसी के सामने विजिबल होता है ना, एट टाइम कभी कभी। और इसमें जो मेन आपके जो सीन हैं, एक तो आपको पता है मैजिकल वाला, एक तो वही है बैंकेट सीन जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है। एक टेम्पेस्ट, तूफान आता है, टेम्पेस्ट आता है, उसी से प्ले का नाम भी पड़ा है टेम्पेस्ट। और एक इसमें ब्रेडिंग मास्क है। ओके, जब उसकी शादी होती है फर्डिनांड की मिरांडा से। ओके, ये सारे सीन है इसमें। ओके, नेक्स्ट, हु रोट, किसने लिखा एन एसे ऑन द ड्रामेटिक करियर ऑफ सर जॉन फॉलस्टॉफ, 1777 में आया था। अब बताओ किसने लिखा है। तो ये लिखा था, क्योंकि हमारा जो करेक्टर है जॉन फॉलस्टॉफ शेक्सपियर का करेक्टर है, तो इसी के नाम पे बेस्ड है ये। ओके, तो ये लिखा था मॉरिस मॉर्गन ने। ओके, और आपको बता चुकी मैं ऑलरेडी कि फॉलस्टॉफ किस किस प्ले में आया है। मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, हेनरी फोर्थ का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। ओके, 3 प्ले में आया है। ओके, और हेनरी फिफ्थ में जॉन फॉलस्टॉफ की डेथ का मेंशन हो रखा है। ओके, उसमें आया नहीं है, अपीयर नहीं हुआ, ओनली मेंशन हो रखा है। ओके, नेक्स्ट, जूलियट अपीयर्स इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर तो आपने देखे ही होंगे, तो आपने नोटिस किया होगा कि किसी भी करेक्टर का नाम उठा के रख देते हैं। ओके, और पूछ लेते हैं कि बताओ ये किस किस प्ले का है, किस वर्क का है। ओके, तो ये इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादा मेंशन किए हैं आज। तो जूलियट को बताना है। अब जूलियट आपको पता ही है, रोमियो एंड जूलियट में है, सबको पता है ये तो ये तो कॉमन हो गया। और बताओ और कहाँ पे आई है जूलियट। जूलियट एक तो रोमियो एंड जूलियट में आई है, और एक आई है मेजर फॉर मेजर में। उसमें तो जूलियट रोमियो की प्रेमिका है, ये तो पता ही है। एक 13 ईयर ओल्ड डॉटर रहती है कपलेट फैमिली की। ओके, और जो उसमें मेजर फॉर मेजर में आई है जूलियट, वो किसकी, जो क्लॉडियो था ना, उसकी प्रेमिका थी। और उसमें दिखाया था कि वो प्रेग्नेंट थी बिफोर मैरिज। ये भी आपने समरी तो पढ़ी होगी ओबियसली, मेजर फॉर मेजर की, तो वहाँ पे जूलियट थी। ओके, दोनों याद रखना है। नेक्स्ट, हु सेड अबाउट शेक्सपियर, किसने शेक्सपियर के लिए कहा, वन नेम नेवर टू बी मेंशन्ड विदाउट रेफरेंस। एक ऐसा नाम जो कभी मेंशन नहीं किया था, किसके बिना सम्मान के। किसने बोला है शेक्सपियर के बारे में। शेक्सपियर फेमस तो है ही, आपको पता ही है, और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। तो ये बोला है अर्नोल्ड ने। ओके, एक ऐसा नाम है जो कभी मेंशन नहीं किया था, मतलब जिसका कभी जिक्र नहीं होता, किसके, विदाउट रेफरेंस के। ओके, नेक्स्ट, इम्पीरियस सीजर डेड एंड टर्न टू क्ले माइट स्टॉप ए होल्ड टू कीप द विंड अवे। ये लाइन बतानी है कहाँ से है। ओके, अब आपको ये क्वेश्चन इसलिए भी रखा है क्योंकि जब आप लाइन में सीजर देखोगे ना, तो आप तुरंत सीजर पे चले जाओगे, जूलियस सीजर पे। लेकिन 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 ये लाइन जूलियस सीजर की नहीं है। ओके, ये लाइन है हैमलेट की। ओके, हैमलेट का जो सीन है एक्ट 5 सीन फर्स्ट, उसमें ना पहले तो हैमलेट ने अलेक्जेंडर को एड्रेस किया है। ओके, फिर उसमें नेक्स्ट लाइन में ही सीजर को एड्रेस किया है। तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो रोमन एम्परर है ना सीजर, वो क्या हो चुका है, मतलब डेड एंड टर्न टू क्ले, मतलब किस में बदल गया है, मिट्टी में। आपको पता ही है, जैसे आपने सुना होगा, बाद में शरीर मरने के बाद मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी में से आए हैं मिट्टी में मिल जाएंगे, इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। तो वो क्ले में मिल गया, टर्न टू क्ले। एंड माइट, वो क्या कर सकते हैं, माइट स्टॉप ए होल, वो क्या कर सकते हैं, अब जो है एक होल होता है ना, उसको रोक सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, टू कीप द विंड अवे, हवा को दूर करने के लिए। अब मिट्टी का काम क्या होता है, वो जो होल होते हैं उनको क्या कर देती है, भर देती है ना वो, जिससे उसमें क्या ना आए, होल में हवा ना आए, विंड को अवे करने के लिए, विंड को दूर करने के लिए। ओके, ये इस तरह का उन्होंने एड्रेस किया है हैमलेट ने। ओके, ये लाइन थोड़ी अगर पेपर में कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछा तो ये आ सकता है, और सब लोग कहाँ जाएंगे, सीजर देख के जूलियस सीजर पे, लेकिन आपको कहाँ पे जाना है, हैमलेट पे। ओके, याद रखेंगे। ओके, वैसे जनरली इसमें जो मतलब उन्होंने सिंबलाइज करने की कोशिश की है ना हैमलेट ने, मतलब एक डेथ ऑफ साइकिल बताया है। क्या होता है डेथ ऑफ साइकिल, जो बॉडी है एक व्यक्ति की, वो क्या है, पार्ट ऑफ द अर्थ, एंड गोज बैक टू अर्थ, मतलब वहीं से आए हैं, मैंने आपको बताया ना अभी,
मिट्टी से आए हैं और मिट्टी में ही क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ऐसा मानते हैं ना लोग भी, क्या रखा है क्या रखा है ना, तो ऐसा वाला। ओके नेक्स्ट चलता है। देयर इज़ नो फूल इन द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर। अब हमें ये बताना है कि शेक्सपियर के किस प्ले में फूल नहीं है। किंग लियर में तो फूल है ही, ये तो पता ही है आपको। ओके मैकबेथ में पोर्टर, उसका जो पोर्टर वाला कॉमिक रिलीफ आया था, आपने देखा होगा पोर्टर वाला सीन, तो वो भी आप इसको रख सकते हो इसी कैटेगरी में। ओके और ओथेलो में क्या है, क्लाउन है, और किंग लियर में फूल है ही, ओथेलो में क्लाउन है, आपको बताया था। तो कौन सा प्ले हुआ जिसमें एक भी फूल नहीं है, वो है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। ओके जस्ट ए सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रायलस एंड क्रेसिडा वाज हाफ ट्रांसलेटेड, कह दो आप, या फिर हाफ अडेप्टेड, तो वो कहाँ से अडेप्ट किया गया है, ट्रायलस एंड क्रेसिडा। ओके आपको ये बताना है, तो वो अडेप्ट किया गया है इल फ्लोरेटो। ओके यहाँ से अडेप्ट किया गया है उसको, है ना। अब ट्रायलस एंड क्रेसिडा की बात करते हैं। जो ये फ्रेडरिक एस बोस है ना, आपने बताया इन्होंने डिस्क्राइब किया था एक प्रॉब्लम प्ले, एक वर्ड प्रॉब्लम प्ले, तो उन्होंने ना इसको, जो ये ट्रायलस एंड क्रेसिडा है, उसको कैटेगराइज किया था, प्रॉब्लम प्ले की श्रेणी में उसको रखा था, ठीक है। और इस प्ले के बारे में आपको 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानने हैं। ओके वो ये है कि ये जो प्ले है इसको जाना जाता है ट्रेजेडी ऑफ टाइम और ट्रेजेडी ऑफ एग्जिस्टेंस। ओके ये मेरे दोनों वर्ड ध्यान से सुन लो। अगर ये क्वेश्चन आता है कि ट्रेजेडी ऑफ टाइम किस प्ले को मानेंगे आप, तो ट्रायलस एंड क्रेसिडा को, और ट्रेजेडी ऑफ एग्जिस्टेंस किसको मानेंगे, ये भी मानेंगे ट्रायलस एंड क्रेसिडा को। ओके दोनों पॉइंट। ओके नेक्स्ट। टी.एस. एलियट एडमायर्ड वन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले एज अल्ट्रा ड्रामेटिक, विच इज़ द प्ले। अब बताओ कौन सी प्ले को टी.एस. एलियट ने एडमायर किया है शेक्सपियर के प्ले को, जिससे बोला है अल्ट्रा ड्रामेटिक, मतलब बहुत ज़्यादा अल्ट्रा है ये ड्रामेटिक। तो ये बताओ किसे कहा था, ये बोला है पेरिक्लीज को। ओके किसको बोला है, पेरिक्लीज को, याद रखना है। पेरिक्लीज पूरा था ये प्रिंस ऑफ टायरे, 1607 या मतलब 1607 1608 के राउंड आया ये। ओके और ये इसके बारे में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया वो ये है कि पेरिक्लीज को फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड नहीं किया था। ओके फर्स्ट फोलियो कब आया था, 1623 में, तो उसमें जो है पेरिक्लीज को इंक्लूड नहीं किया था, इसको निकाल दिया था बाहर, क्योंकि मतलब उस समय इसकी जो ऑथरशिप थी ना उस पर डाउट था कि शेक्सपियर का है मतलब किसका है। ओके तो इसको निकाल दिया था, फिर इसको इंक्लूड किया था सेकंड इशू ऑफ थर्ड फोलियो। ओके थर्ड फोलियो के सेकंड इशू में, जो कब आया था आपको पता है, थर्ड फोलियो कब आया था, 1663 में आया था, और उसके सेकंड इशू में यानी कि कब ऐड किया इसको, 1664 में, 1664 में। ओके याद रखोगे ना आप, इसको ऐड किया था। हो सकता है कि लास्ट टाइम तो ये पूछा गया था, मतलब प्रीवियस ईयर में, कि पेरिक्लीज को निकाल दिया था, एक्सक्लूड कर दिया था। हो सकता है इस बार ये पूछ लें कि इसको इंक्लूड कब किया गया था, तो इसको इंक्लूड किया गया था थर्ड फोलियो के सेकंड इशू में। ओके इन 1664। ओके और जो पेरिक्लीज है इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो जॉन गॉवर हैं, नाम सुना होगा आपने ऑब्वियसली, तो जॉन गॉवर ने इंट्रोड्यूस किया है ईच एक्ट विद ए प्रलोग। इसका जो एक्ट है ना उसको इंट्रोड्यूस किया है, मतलब इसमें जो इंट्रोड्यूस किया है ना प्रलोग, वो जॉन गॉवर ने किया है। और मैंने प्रलोग और एपिलोग पे एक शॉर्ट भी बना रखा है और एक वीडियो भी अपलोड कर रखा है, अगर आपको देखना है कि किस किस प्ले में एपिलोग और प्रलोग हैं। ओके नेक्स्ट। द रेनिशा 1873, याद रखना है आपको। बुक किसकी है ये बुक है वाल्टर पीटर की। ओके नेक्स्ट। वुमेनिस्ट इज टू फेमिनिस्ट एज पर्पल इज टू लैवेंडर। ओके वुमेनिस्ट वही है मतलब फेमिनिस्ट के लिए, जैसे कि पर्पल किसके लिए है, पर्पल इज टू लैवेंडर। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है जो डिफाइन किया है एक वुमेन, मतलब जो वुमेनिस्ट पर्सपेक्टिव है। ओके हमें बताना है। अब हमें अगर ये पता हो ना कि वुमेनिस्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। अब बताओ किसने दिया है वुमेनिज्म का कॉन्सेप्ट, तो जो वुमेनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो दिया है एलिस वॉकर ने। ओके तो हम समझ जाएंगे कि ये स्टेटमेंट किसका होगा, एलिस वॉकर का होगा। कुछ क्वेश्चन तो हमें कॉमन सेंस से करने होते हैं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 125 क्वेश्चन हमें याद आए, है ना। कुछ तो हम ऐसे वो कर लेते हैं जैसे हमें ज़्यादा प्रैक्टिस हो। ओके या फिर हमने ज़्यादा चीज़ों को पढ़ रखा हो तो हम आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ ये चीज़ इससे कनेक्ट हो सकती है, तो ये इसका आंसर होगा। ओके और इस तरह से हम
PDF में हमारा नाम आ जाता है। ओके, चलो बात करते हैं हुडोनिट फिक्शन की। इसको किस और नाम से भी जाना जाता है, ये बताना है। तो इसको जानते हैं हुडोनिट, एक जैसे मतलब इसको जैसे हुडोनिट का मतलब अगर आप इसको उसमें देखो एक सिंपल टर्म में, तो उसको बोलेंगे हु डन इट, हु डन इट, किसने किया ये। तो बताओ ऐसी चीज़ किसने पूछी जा सकती है, किस फिक्शन की बात हो सकती है ये। तो किसने किया ये बात होती है एक मिस्ट्री और क्राइम फिक्शन की, जिसमें मिस्ट्री होती है, रहस्य होता है, क्राइम होता है। ओके, उसमें तो देखा जाता है ना कि किसने किया ये, कोई क्राइम हो गया फिर उसका पता लगाएंगे। ओके, मतलब इसमें कैसी स्टोरी होती हैं, जैसे डिटेक्टिव स्टोरी, मर्डर मिस्ट्री। ओके, इस तरह का होता है क्राइम फिक्शन। ओके, नेक्स्ट। हाँ, आपको ये भी याद रखना है, मतलब प्रीवियस ईयर वाले पेपर में आपने देखा होगा, इससे पहले जो आया था, काफ़ी सारे क्वेश्चन सिर्फ इस बात से आए थे, मतलब इस उस पे बने थे, इस पॉइंट पे कि कोई वर्क का नाम दे दिया और डायरेक्ट पूछ लिया बताओ भाई ये किसका है। ओके, जो हमारे सिलेबस में राइटर है हमें याद होने चाहिए कि उसने मतलब चाहे समरी हमने सबकी ना भी पढ़ी हो, समरी हमने सब मोस्ट इंपॉर्टेंट की पढ़ी हो, बट हमें वर्क का नाम और उसका राइटर पता होना चाहिए। तो अब बताओ आप, एक्सीडेंट्स कॉमेंस ग्रामर 1669 किसकी बुक है ये? अब बताओ आप किसकी बुक है ये? तो ये है जॉन मिल्टन की। ओके, याद रखना है आपको, हो सकता है आ जाए, और ईयर भी याद रखना है 1669, ईयर भी आ सकता है। ओके, मिडो ट्रिम विद डेजी पाइट। ओके, मतलब डेजी पिट, ये लाइन कहाँ से है ये बताना है आपको। तो ये लाइन है मिल्टन का है, एल एलिग्रो, ये लाइन वहाँ की है। ओके, एल एलिग्रो। मिडो क्या होता है, घास के मैदान। क्या हो गए, ट्रिम, ट्रिम तो पता है ना, काट छाट करना, मतलब उनको काट छाट, विद किससे, डेजी, डेजी पिट से मतलब यहाँ पे है जो ये प्लेस है ना, मतलब आपको पता ही है मतलब नेचर के बारे में। तो जो प्लेस है वो भरा है किससे, फील्ड है, प्लेस इज फील्ड विद डेजी ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर की उससे भरा है, तो उसको बोला है इन्होंने यहाँ पे डेजी पिट। तो अब बताओ ये लाइन कहाँ पे है, मतलब बता ही दिया मैंने आपको, एलिक्रो में है। ओके, नेक्स्ट। एन ऑक्सीमोन द फॉर्चुनेट अनहैप्पी, ये ऑक्सीमोरन तो है ही इसमें, फॉर्चुनेट की बात कर रहा है और अनहैप्पी है ना। टू वर्ड हैं, टू वर्ड्स एडजेसेंट हैं और अपोजिट हैं, तो वही तो होता है ना ऑक्सीमोन। तो यहाँ पे अपियर है, ये जो इतने वर्ड है ना, द फॉर्चुनेट अनहैप्पी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पॉपुलर वर्ड है ये। तो ये कहाँ पे आए हैं, शेक्सपियर के किस प्ले में हुआ है इनका मेंशन, हमें ये बताना है। तो ये मेंशन हुआ है ट्वेल्थ नाइट में। ओके, याद रखेंगे। और ट्वेल्थ नाइट को ना सैमुअल पीप्स ने बहुत बार देखा, सैमुअल पीप्स सा इट मैनी टाइम्स एंड कॉल्ड इट ए सिली प्ले, इसको बोला था एक सिली प्ले है ये ट्वेल्थ नाइट। वैसे मुझे तो अच्छा लगा, आपने इसकी समरी पढ़ी होगी, कैसा लगा आपको बताओ। तो जो इसमें फेस्टी है, आया था ना ट्वेल्थ नाइट में, फेस्टी क्लाउन, क्लाउन कह सकते हो आप, इसको फूल बोल सकते हो, उसको कंसिडर किया गया है इसका मोस्ट इंटेलिजेंट करेक्टर इस प्ले का। ओके, और जैसे कि कॉमेडी ऑफ एरर्स है ना, वो किस पे बेस्ड है, मिस्टेकन आइडेंटिटी, ऐसे इसमें क्या होता है आपको पता होगा, जो उसमें वो रहता है मतलब भेस डिस्गाइज कर लेता है खुद को, जो उसकी वो रहती है वायला, वो डिस्गाइज कर लेती है, तो मतलब ये भी किस पे बेस्ड हो गया, मिस्टेकन आइडेंटिटी पे। ओके, और जॉन मास्टन, नाम सुना है आपने, जॉन मास्टन ने इस प्ले को टाइटल दिया था वॉट यू विल, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद रखना ही है। ओके, जॉन, नाम मैं यहाँ पे लिखूँ, ओके मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे, जस्ट ए सेकेंड, जॉन मास्टन, MARTSON। ओके, तो जॉन मास्टन ने ना ट्वेल्थ नाइट को टाइटल दिया था वॉट यू विल। ओके, याद रखेंगे आप ये पॉइंट। ओके, नेक्स्ट। द ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ, ये एग्जाम्पल किसका, ये बताना है आपको। तो ये एग्जाम्पल है प्लोस, प्लोस क्या है, एक जब हम क्या करते हैं, एक इम्फेटिक रिपीटिशन ऑफ द वर्ड,
मतलब आपने देखा ना कि एक ट्रुथ वर्ड पे क्या कह रहा है, उस पर जोर दिया जा रहा है, यू नो। जैसे आपने एक एग्जांपल सुना होगा बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल, एक लाइन, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, यू नो, सुना है ना आपने ये। तो मतलब जैसे आप किसी वर्ड पे उसका रिपीटिशन करो ताकि इस बात पे क्या हो सके, जोर दिया सके, इम्फेटिक, यू नो। आप ध्यान जो है सामने वाले का क्या करना चाह रहे हो, उस बात के लिए अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे होगा प्लॉस। ओके, याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट, गोडेस ऑफ मॉर्निंग। अब बताओ गोडेस ऑफ मॉर्निंग कौन सी होती है। गोडेस ऑफ मॉर्निंग, ये तो याद करनी है आपको, मतलब एक क्वेश्चन आ जाता है इससे। तो गोडेस ऑफ मॉर्निंग है औरोरा को बोलेंगे। ओके, जो बेस्ट है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वो है गोडेस ऑफ फायर। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, वो किसकी गोडेस है, फायर की। जस्ट ए सेकेंड, फायर की। ओके, और वीनस, आपको पता ही है, वीनस एंड एडोनिस, मैंने इसको शॉर्ट्स बना रखा है, वो क्या है, गोडेस ऑफ ब्यूटी। ओके, गोडेस तो आप लिख ही लोगे, मैं ब्यूटी लिख देती हूँ, चलो गोडेस लिख देती हूँ, गोडेस ऑफ ब्यूटी। ओके, एस्ट्रा, जो ये अस्त्र है मतलब, वो क्या है, गोडेस ऑफ जस्टिस। ओके, चारों याद रखेंगे। धीरे धीरे आप, मैंने पहले एक वीडियो में और कराया इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे गोडेस पढ़ाई थी। ओके, धीरे धीरे आप सारी गोडेस आपके सामने आ जाएंगी, एक एक दो दो क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएंगे, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 डेडली सिन। नाम सुना आपने, 7 डेडली सिन। अब आप बताओ, जो ये सिन है ना, पाप 7, उसमें से कौन सा इसमें ऐसा है जो मेंशन नहीं है, यू नो। मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी। प्राइड है, ओके, लस्ट है, ग्लूटनी है, हंगर नहीं है। ओके, इसमें जो हंगर है ना, ये नहीं है। अब कौन कौन से हैं, 3 तो हमारे यहाँ मेंशन हो रखे हैं, 4 और हैं, ठीक है। एक है एंगर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एंगर। ओके, गुस्सा याद रखना है आपको, क्रोध एक याद रखना है आपको, इनवे, यू नो, जेलसी। जस्ट ए सेकेंड, इसको ठीक से लिखती हूँ। ओके, और कौन सा है आपको याद रखना है, स्लोथ, यू नो, जो लोग होते हैं ना आलसी, सोते रहते हैं, स्लोथ। ओके, एक होता है कोविटस, COVETOUS। ओके, ठीक है, ये हो गए हमारे 3 तो यहाँ ऑप्शन में है और 4 ये हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आता है तो आप इसे कर लेना। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ ए शॉर्ट फॉर्मल स्टेंजा विच इज अपेंडेड टू ए पोम बाई वे ऑफ कंक्लूजन। ये क्या है, यू नो, जैसे कोई शॉर्ट फॉर्मल स्टेंजा है और उसको जो है, जो कंक्लूजन का वे है, यू नो, उसको पोएम का हमें कोई लास्ट में कंक्लूजन देते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तो आप बताओ उससे क्या बोलेंगे। उसको बोलेंगे, जैसे सस्टिना है, 6 लाइन स्टैंजा होता है। ओके, हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, इनवॉय। ओके, हमें याद रखना है, इनवॉय है, इसको आप सेंट ऑफ भी बोलते हैं। ओके, याद रखना है, जब हम हमारा लास्ट में जब कोई वे ऑफ कंक्लूजन का जो होता है ना, उसको बोलेंगे इनवॉय। ओके, ओके, मैं आपको इसका एक मीनिंग और बताती हूँ, एक मीनिंग बाई चांस ये आ जाए ऑप्शन में तो आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, एंजेलो अपीयर्स इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर। अब बताओ आप, एंजेलो कहाँ आता है, आप बताओ, सबसे पहले आप बताओ, फिर मैं बताऊँगी एंजेलो कहाँ पे आता है। एंजेलो आता है तो कॉमेडी ऑफ एरर्स में। कॉमेडी ऑफ एरर्स में इसका रोल क्या है, ये गोल्ड स्मिथ है, सुनार, समरी आपने पढ़ी होगी इसकी। ओके, और मेजर फॉर मेजर में क्या है, ये मेजर फॉर मेजर में ड्यूक का डिप्यूटी है। ओके, जो क्या करता है, जो रूल करता है, मतलब शासन करता है ड्यूक की अब्सेंस में, यू नो। अगर आपने समरी पढ़ी होगी आपको पता होगा, स्टार्टिंग में दिखाते हैं ड्यूक जो है अपना जो वो है अपना किंगडम, उसको सौंप के चला जाता है, किसको, एंजेलो को। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया, कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड मेजर फॉर मेजर, है ना। इसको छोड़ के, इसको सौंप के चला जाता है, लेकिन बाद में एंजेलो करप्ट निकलता है, यू नो। आपने देखा ही होगा कैसे लोगों के साथ इनजस्टिस करता है। ओके, नेक्स्ट, द शेक्सपियर फर्स्ट फोलियो 1955 एंड द एडिटोरियल प्रॉब्लम इन शेक्सपियर 1942। ये वर्क हैं किसके, आपको बताना है किसके वर्क हैं ये। ओके, मतलब यहाँ जहाँ शेक्सपियर आ गया ना, वहाँ तो क्वेश्चन अपने आप ही इंपॉर्टेंट बन गया। ओके, क्योंकि ये तो कंफर्म नहीं होता ना कि ये क्वेश्चन आएगा, याद तो हमें करना ही है। ओके, तो ये जो वर्क हैं 2 जो मेंशन हो रखे हैं, ये किए हैं सर वॉल्टर विल्सन ने। ओके, ओके, नेक्स्ट,
हु सेड, किसने कहा पोएट्री इज सुपीरियर टू साइंस? बताओ आप, कौन कह सकता है? आपके अकॉर्डिंग आप बताओ कौन कह सकता है? ये बोला है वर्ड्सवर्थ ने, वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री को साइंस से सुपीरियर बनाया है। आप आइडिया लगा सकते हो, वर्ड्सवर्थ ने नेचर पे लिखा है, रोमांटिक पोएट थे, तो लगा सकते हो आप आइडिया, वही होंगे। और लिरिकल बैलेट्स में वर्ड्सवर्थ ने ये भी बोला है कि पोएट्री इज़ द मोस्ट फिलोसफिकल ऑफ ऑल राइटिंग, सारी राइटिंग्स में जो है ना, पोएट्री सबसे ज़्यादा फिलोसफिकल है भी, पोएट्री फिलोसफिकल ही है ऑब्वियसली। ओके, इन बुक 9 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, जो पैराडाइज लॉस्ट की बुक 9 है, ईव हैज़ नॉट बीन कंपेयर टू वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ईव की जो है कंपेयर की गई है, हमें ये बताना है कि कौन सी इसमें कौन सा वर्ड है, ऐसा वर्ड जिसकी ईव से कंपेयर नहीं की गई है। ओके, तो ईव की कंपेयर डेलिला से की गई है, ओके, सैमसंग एगोनिस्ट में भी आई थी ना डेलिला। ओके, ठीक है। पेल्स, पेल से भी की है। पेल्स किसको बोलते हैं? डाइटी ऑफ सेफर्ड्स। ओके, पैमोना से की है, PAMONA। पैमोना क्या है? गॉडेस ऑफ ट्रीज। ओके, और किससे नहीं की गई है ये बताना है हमें। तो हमारा आंसर क्या हो गया? एफ्रोडाइट, क्योंकि एफ्रोडाइट से नहीं की गई। एफ्रोडाइट क्या है? गॉडेस ऑफ ब्यूटी। ओके, तो यहाँ जो पैराडाइज लॉस्ट की बुक 9 है ना, इसमें ईव की कंपेयर एफ्रोडाइट से नहीं की गई। किस किस से की गई है आपको याद रखना है? डेलिला से की गई है, ओके, पेल से की गई है, और पैमोना से की गई है। ओके, नेक्स्ट, हु प्लेड विथ थॉट्स, कौन खेला है थॉट्स के साथ? एज एलिजाबेथन प्लेड विद वर्ड्स, जो एलिजाबेथन थे ना, एलिजाबेथन पोएट थे, उन्होंने शब्दों के साथ खेला है। ऐसे ही ना कोई से जो ग्रुप ऑफ पोएट है ऐसा है जिसने थॉट्स के साथ खेला है, अकॉर्डिंग टू वाल्टर स्कॉट, मतलब ऐसा मानना वाल्टर स्कॉट का है। अब बताओ कौन से पोएट थे ऐसे, आप बताओ। आपको पता होगा जो ये मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, मेटाफिजिकल पोएट्स, मेटाफिजिकल पोएट्स में क्या था? एक तो इन्होंने सीज द डे वाली बात कही है, और मेटाफिजिकल पोएट में कौन कौन थे? अब आप देखो, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल, अब्राहम काउली, हेनरी वोगम, रिचर्ड क्रशा, है ना, ये वाले मेटाफिजिकल पोएट है। अब डन को ले लो आप। डन ने कैसे खेला है थॉट्स के साथ? ये जो मेटाफिजिकल पोएट थे ना, इन्होंने सबसे हट के काम किया है, सबसे अलग। पहले जो जैसे न्यू क्लासिकल एज वाले थे, इन्होंने क्या किया है? क्लासिक राइटर्स को फॉलो किया है। लेकिन जैसे जॉन डन है, मेटाफिजिकल पोएट है, उन्होंने क्या कहा? आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा उनका वर्क, उसमें वो जब वो बोलते हैं कि अपनी प्रेमिका को से कि मेरे भी मतलब एक मच्छर ने काट लिया, तुम्हारे भी मच्छर ने काट लिया, तो अब हम क्या हो गया, हम लोग के बीच में एक बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो इस तरह की जो थॉट्स, जिन्होंने थॉट्स के साथ खेला है, तो किसने खेला है? समझ गए आप? मेटाफिजिकल पोएट ने खेला है ना, मतलब कुछ बात अलग कही है, थोड़ी सुन के वियर्ड भी लगी शुरू में जब सुनी थी, लेकिन याद रखना है। ओके, और जो ये वर्ड है ना मेटाफिजिकल पोएट्स, ये कोइन किया गया था, ये टर्म, वर्ड नहीं टर्म, जो टर्म है ये कोइन किया गया था किसके द्वारा? सैमुअल जॉनसन के द्वारा। ओके, ये भी याद रखना है। इसमें जो 17वीं सेंचुरी का इंग्लिश पोएट का ग्रुप था, मैंने भी बता दिया आपको कौन कौन से पोएट थे। ओके, याद रखना है आपको ये भी। और इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा कंसीट का यूज़ किया है, तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं आप। और इन्होंने जो है ज़्यादा जो है स्पोकन पे इम्फेसिस किया है, किसकी बजाय? जो लिरिकल क्वालिटीज़ होती है ना वर्ड्स की, उसकी बजाय इन्होंने किस पे फोकस किया है? स्पोकन पे इम्फेसिस किया है, तो आप याद रखना कि थॉट्स के साथ, विचारों के साथ किसने खेला है? मेटाफिजिकल पोएट्स ने। ओके ओके, नेक्स्ट, द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ लाइफ, जो लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है ना, इज़ द अटर इम्पॉसिबिलिटी टू चेंज वॉट यू हैव डन, ये तो है ट्रेजेडी लाइफ की सबसे बड़ी, कि जो हो गया है ना उसको हम चेंज नहीं कर सकते। कभी कभी कुछ काम करके रिग्रेट भी होता है कि गलती कर दी, बट वी कांट चेंज दैट, हम उसे बदल नहीं सकते, तो फिर उसे क्या करना होता है? एक्सेप्ट करना होता है। तो ये लाइफ की बिगेस्ट ट्रेजेडी है। किसने कहा ये बात? ये बात बोली है गाल्सवर्दी ने इन स्टडी एंड एसे। अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जैसे गाल्सवर्दी ने कैसे ऐसे लिखे? सोशल सॉरी, तो
सॉरी सॉरी, तो गाल्सवर्दी ने मतलब सोसाइटी पे बेस्ड लिखे हैं। तो ये बात कहाँ से मैच कर रही है, हमसे मैच कर रही है ना, कॉमन पीपल से, तो आप यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। तो गाल्सवर्दी ने अपने स्टडी एंड एस्से में ये बोला है। ओके ओके, नेक्स्ट, देयर इज ए डिविनिटी इन ऑड नंबर्स आइदर इन नेटिविटी, चांस और डेथ। ये किसने बोला है, ये बताओ आप। डिवाइन, ओके, ऑड नंबर्स में एक आइदर इन नेटिविटी, चांस और डेथ। ये बताओ ये किसने बोला है। इसके पीछे ना, ये लाइन बोलने के पीछे ना एक बहुत बड़ा मोटिव है। अब आप बताओ आपका मोटिव क्या है। ये बोला तो फालस्टॉफ ने है, और बोला कहाँ पे है। फुल-स्टॉप तो कई सारे प्ले में आया है। मैंने आपको बताया था फुल स्टॉप इन 3 प्ले का, हाँ अभी मैंने ऊपर ही बताया था आपको, इन 3 प्ले में आया है फुल स्टॉप। याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा गया था। फुल स्टॉप कहाँ आया है, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में आया, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में आया, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में आया। ओके ओके, हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, हमारा आंसर ये है फुल स्टॉप इन मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। अब इस लाइन के पीछे क्या मतलब है, क्यों कहा उसने ऐसा, ऐसा उसने इसलिए कहा कि वो ना एक थर्ड टाइम 2 बार एफर्ट्स करने के बाद थर्ड टाइम ना वो एक उम्मीद करता है कि एक बार थर्ड ट्राई और करना चाहिए। क्या पता जो थर्ड ट्राई हो वो क्या हो जाए, टर्न आउट टू बी लकी वन। क्या पता वो लक हो जाए ओड नंबर्स, समझ गए ना आप, ओड नंबर जब हम कभी कुछ इफर्ट्स लगाते हैं तो सोचते हैं यार एक बार और लगा लो, हो सकता है इस बार सफल हो जाए और मतलब तो उसने इस तरह का वर्ड बोला है कि दिस इज़ द थर्ड टाइम तो जो फालस्टॉफ है उसको ऐसा लगता है कि एक मैजिकल पावर होती है ओड नंबर्स में चाहे आप नेटिविटी चाहे आप नेटिविटी, यानी कि मतलब कहने का ये है कि जब आप बर्थ की बात कर लो, चांस की बात कर लो, मतलब लक की, या फिर डेथ की एक ओड नंबर में क्या होती है, क्या होती है, अभी आपको बताया ना मैंने, एक होता है कुछ, मतलब वो हमारे लिए क्या हो सकता है, टर्न आउट टू बी लकी वन। ओके, ऐसा फुल स्टॉप का मानना था, लेकिन हमारे यहाँ क्या मानते हैं, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन फुल स्टॉप का पॉइंट ऑफ व्यू अलग था। ओके, याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट, हु रोट द पोम, किसने लिखी है पोम, करेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर। नाम याद रखना है आपको, देखो समरी पढ़ो ना पढ़ो बट आपको नाम जरूर याद रखना है, वो है वर्ड्सवर्थ की। ओके, याद रखना है वर्ड्सवर्थ ने लिखा है ऐसा कुछ, करेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एनिटी वेलन 2007 में एक डेब्यू नोवेल है जो बेस्ड था, किस पे बेस्ड था, वर्ड्सवर्थ के लव अफेयर पे। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा वर्ड्सवर्थ के लव अफेयर के बारे में, एनिटी वेलन से था। और फिर जब इनके साथ ये आते हैं इनके टच में, तो इनकी डॉटर भी होती है कैरोलिन, सुना होगा आपने कैरोलिन तो चलो वो तो अलग बात है। हमारा क्वेश्चन ये है कि एनिटी वेलन का जो डेब्यू नोवेल था जो वर्ड्सवर्थ के लव अफेयर पे बेस्ड था, ये किसने लिखा है, हमें ये बताना है। ओके, तो ये लिखा है जेम्स टिप्टन ने। ओके ओके, नेक्स्ट, हु सेड, किसने कहा, मिस्टर वर्ड्सवर्थ इज सॉरी मिस्टर वर्ड्सवर्थ जीनियस इज प्योर इमिनेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द एज। मतलब इमिनेशन किसको बोलेंगे, उद्गम, ओरिजिन। तो जो मिस्टर वर्ड्सवर्थ है ना, उनका जीनियस ना उद्गम है किसका, ऑफ द स्पिरिट ऑफ द एज। ओके, उसका ओरिजिन माना है, सोर्स माना है। तो किसने माना है, ये हैजलिट ने माना है। अब इतने स्टेटमेंट है ना और इतने कमेंट कर रखे हैं, याद तो करने पड़ते ही हैं, सब चीज़ छोड़ेंगे तो पेपर में कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। तो मुझे इसका सबसे इजी वे ये लगता है कि भाई प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी सी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार ये क्वेश्चन हमारे सामने आएगा उतना ही हमें ये स्ट्रांगली याद हो जाएगा, फिर नहीं भूलेंगे हम इसको। ओके, नेक्स्ट, द गुड डाई फर्स्ट एंड दे हुज हार्ट्स आर ड्राई एज समर डस्ट वन टू द सॉकेट। बताओ ये लाइन कहाँ पे है, आप बताओ ये कहाँ पे है, ये है एक्सकर्जन की लाइन। ओ जस्ट सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट सेकेंड, ये लाइन है याद रखना है आपको, द एक्सकर्जन बुक फर्स्ट। ओके, 1814 में आया था एक्सकर्जन, आपको पता ही होगा, ये तो पढ़े रखा होगा आपने इसका ईयर, तो कब आया था, 1814 में। ओके, 9 बुक्स में है ये। और ये जो है जो एक्सकर्जन है, इसको मतलब ऐसा इंटेंशन से लिखा गया था कि ये जो रिक्लूज है ना, द रिक्लूज, उसका सेकंड पार्ट रहेगा, सेकंड पार्ट। ओके, लेकिन रिक्लूज क्या हुआ, अनफिनिश्ड था,
वो कभी पूरा ही नहीं कर पाए वो, ठीक है। और इसमें जो मतलब ये जो बनाया था ना, इसमें ये मतलब जो इस पर्पज़ से बनाया था कि जो प्रलूड है ना वो भी इसमें ही रहेगा इंक्लूड, इस तरह का वो लिख रहे थे। लेकिन ये जो रिक्लूज़ है वो तो अनफिनिश्ड रह गया, और ये एक्सकर्जन पब्लिश हो गया 1814 में। ओके, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट। सब टाइटल आपको पता ही होगा, एक्सकर्जन का पता है ना, याद रखना है, बीइंग ए पोर्शन ऑफ द रिक्लूज। ओके, सब टाइटल जरूर याद रखना है आपको हर पोम का, बीइंग ए पोर्शन ऑफ द रिक्लूज। ओके, नेक्स्ट। हु बिलीव डैट, किसका ऐसा मानना था, किसने ऐसा विश्वास किया कि पोएट्री शुड यूज़ द लैंग्वेज ऑफ एवरीडे स्पीच, ओके, एंड हैव कंप्लीट फ्रीडम इन सब्जेक्ट मैटर। बताओ किसका मानना था ऐसा कि पोएट्री जो है, जो आम आदमी की मतलब डेली की एवरीडे की लैंग्वेज है ना, उसको यूज़ करना चाहिए और कंप्लीट फ्रीडम होनी चाहिए सब्जेक्ट मैटर में। किसका मानना था ऐसा? ऐसा सजेशन था इमेजिस्ट का। ओके, 20वीं सेंचुरी का मोमेंट है ये, मतलब जिसमें पोइट्री में ये उन्होंने बात की है किसकी, फ्री वर्स की, फ्री वर्स की वकालत की है इन्होंने। और जो एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया है, इमोशंस है, तो उन्होंने जो है उसको मतलब एक्सप्रेस किया है इमेज के थ्रू, इस तरह की बात है इमेजिस्ट की। तो उन्होंने ये बोला है कि पोइट्री शुड यूज़ द लैंग्वेज ऑफ एवरीडे स्पीच। ओके, नेक्स्ट। व्हाट इज़ द टर्निंग पॉइंट, व्हाट इज़ द टर्निंग पॉइंट इन ए स्टोरी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। ये पोइट है ही नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो हो गया टाइप। ये है व्हाट इज़ द टर्निंग पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट आता है स्टोरी में अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, उसको क्या बोलते हैं। मतलब जो ये पॉइंट लिखे हैं ना, इसमें से आपका एक क्वेश्चन हर बार आ जाता है। ओके, तो हमें तो याद रखना है अपना आंसर। जब किसी स्टोरी में टर्निंग पॉइंट आता है तो उसको बोलेंगे पेरिपीटिया। ओके, ठीक है, एक सडन रिवर्सल चेंज आता है फॉर्चून में। आपने देखा होगा, अब मैं आपको सीरियल पे लेके चलती हूँ। जैसे आपने सीरियल में देखा होगा हीरोइन किसी प्रॉब्लम में है, अचानक से पता नहीं हीरो कहाँ से आया, है ना, टर्निंग पॉइंट आया एक, बहुत दूर है वो पर पता नहीं कहाँ से आ गया और उसको क्या कर लिया, बचा लिया, या फिर ऐसा होता है जैसे किसी के साथ मतलब कोई जो उसमें नेगेटिव करेक्टर है, एंटागोनिस्ट है किसी उसमें सीरियल में, वो क्या कर रहा है, जो अच्छा व्यक्ति है ना, उसके साथ गलत किया जा रहा है, लेकिन फिर उसमें क्या है, एक टर्निंग पॉइंट आया और सारा पासा पलट गया। ओके, तो उसे क्या बोलेंगे, हमें ये बताना है। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग उसे बोलेंगे पेरिपेटिटिया। ओके, याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट। ए नेम गिवन टू ए पर्टिकुलरली सेंसेशनल काइंड ऑफ जर्नलिज्म विच फ्लोरिश्ड इन अमेरिका इन 1880s। ये जर्नलिज्म किसकी बात हो रही है, किस तरह के जर्नलिज्म की बात हो रही है। ये हो रही है येलो। ओके, अब ये क्या था, इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या था, ये जो है जो येलो जर्नलिज्म है, मतलब एक ये जो इम्फेसाइज करता है, ये एक मतलब सेंसेशनल पे ज़्यादा जोर देता है। ये किसकी बजाय, फैक्ट के बजाय। ओके, आ गया ना इसमें सेंसेशनल। और आजकल आपने देखा होगा, हमारा भी तो ऐसा ही है, हमारे यहाँ न्यूज़ जो आती हैं उसमें क्या होता है, मतलब ऐसे सेंसेशनल न्यूज़ देते हैं, बात कुछ और होगी लेकिन उसको रिटोर्टिंग वे में ऐसे पेश करेंगे तोड़ मरोड़ के कि न्यूज़ को ना इंटरेस्टिंग बना देंगे। ठीक है, ऐसा ही कुछ था येलो जर्नलिज्म। ओके, अब बात करेंगे कि कौन सा इसमें कैबलर पोएट नहीं है। ओके, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो कैबलर पोएट कौन नहीं है इसमें, 17वीं सेंचुरी के पोएट्स हैं इसमें। जो एंड्रयू मार्वेल है ना, ये नहीं है। ओके, ये है रिचर्ड लवलेस है, याद रखना है आपको। ओके, रिचर्ड लवलेस है, रॉबर्ट हैरिक है, थॉमस कैरे हैं। ओके, और इसमें आपको बता दूं मैं, जॉन सकलिंग, जॉन सकलिंग हैं, इनको भी आप रख सकते हैं कैवलियर की कैटेगरी में। और ये जो है ना कैवलियर पोएट, ये ना अपनी ये लॉयल थे किसके लिए, चार्ल्स फर्स्ट के लिए। ठीक है, ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर। ओके, और ये अपोज्ड करते थे किसका, पार्लियामेंट के सपोर्टर का। ओके, और ये जो कैबलर पोएट्स थे ना ये बेन जॉनसन से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। इन्होंने अपने आप को सन ऑफ बैन भी कहा है। ओके, नेक्स्ट।
इट इज़ ऑल्सो नोन एज वोकेलिक राइम। बताओ ये क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, आपको ये बताना है। ओके, इसका दूसरा नाम है एजोनेंस। ओके ओके। मिरांडा एक पोएम है। मिरांडा कहाँ पे आई है? टेम्पेस्ट में आई है। 19 लाइन्स की विलानेल फॉर्म में लिखी है। किसने लिखी है ये बताना है आपको। तो ये लिखी है WH ऑर्डन ने। ओके, टेम्पेस्ट का करेक्टर है मिरांडा, याद रखना है। कॉमेडी ऑफ एरर्स, टेम्पेस्ट शेक्सपियर का। ओके, कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज़ ए कॉमेडी रिटन बाय ब्लैक गार्ड्स फॉर ब्लैक गार्ड्स। किसने कहा ऐसा? ये मैंने कॉमेडी पे भी डाला था क्वेश्चन। ये है लेस्ली स्टीफन ने बोला है। ओके, कॉमेडी ऑफ मैनर्स आपको पता ही है। आपको मैं शेक्सपियर का मच अडू अबाउट नथिंग पढ़ा होगा आपने, बात का बतंगड़। तो ये जो है कॉमेडी ऑफ एरर्स का एग्जाम्पल है, सॉरी कॉमेडी ऑफ मैनर्स का। ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स का अच्छा एग्जाम्पल है ये मच अडू अबाउट नथिंग, शेक्सपियर का जो प्ले है। ठीक है, और रेस्टोरेशन कॉमेडी जो है वो हाई पॉइंट था कॉमेडी ऑफ मैनर्स का। ओके, और ये सेंटिमेंटल कॉमेडी, मतलब सेंटिमेंटल कॉमेडी की फॉर्म में आई है ये 18th सेंचुरी में। ओके ओके। ही इज़ वेल पेड दैट इज़ वेल सेटिस्फाइड। बताओ किसने कहा है और क्या मतलब है इस लाइन का? ये बोला है पोर्शिया ने। किससे? वशेन्यू से। ओके, अब यहाँ पे बोला क्या है? अगर आप ही इज़ वेल पेड दैट इज़ वेल सेटिस्फाइड, अगर आप जनरली भी देखो ना, तो अगर एक किसी इंसान को अच्छे पैसे मिलते हैं ना, तो वो काम करने में सेटिस्फेक्शन फील करता है तो कुछ ऐसा ही मर्चेंट ऑफ वेनिस में बोला है पोर्शिया ने वशेन्यू से। ओके, लेट सिंपल वर्ड्सवर्थ चाइम हिज चाइल्डिश वर्स एंड ब्रदर कोलरिज लल द वेव एट नर्स। किसने बोला है वर्ड्सवर्थ के बारे में? ये बोला है लॉर्ड वायरन ने। ओके, मतलब उनको क्रिटिसाइज किया है वर्ड्सवर्थ को। ओके, और कॉलरिज तो उनके फ्रेंड थे ही, साथ में उनको भी ले लिया, कॉलरिज को भी। ठीक है, ओके, काफ़ी लेंथी हो गई वीडियो, जल्दी से करते हैं इसको एंड। इन ऑनर्ड पॉवर्टी दाई वॉइस डिड लीव सॉन्ग कॉन्सरेट टू ट्रथ एंड लाइबर्टी। किसने बोला है वर्ड्सवर्थ के बारे में? आप बताओ किसने बोला है? कॉन्सिक्रेट, कॉन्सिक्रेट क्या होता है? ज्ञान देना। तो अपनी जो पॉवर्टी, मतलब इस तरह की आवाज़, मतलब इस तरह की आवाज़ में सॉन्ग्स दिए हैं। किसकी बात की है? ट्रुथ की, लाइबर्टी की। बताओ किसने की है? तो ये की है वर्ड्सवर्थ ने। मतलब वर्ड्सवर्थ ने की है तो मेरे समझ में आ गया, ये तो क्वेश्चन में लिखा है, लेकिन कहा किसने है ऐसा ये बताना है। ये कहा है पीवी सैली ने। पीवी सैली ने किसके, कहाँ पे कहा है? पीवी सैली का एक वर्क आया था आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। कभी ये आ जाए कि ये टू वर्ड्सवर्थ करके किसने लिखा है, तो आपको वैसे भी याद रखना पड़ेगा। ये टू वर्ड्सवर्थ करके एक वर्क आया था 1816 में। ओके, पीवी सैली का, तो वहाँ पे बोला है उन्होंने। ओके ओके, नेक्स्ट। Whither is fled the visionary gleam, where is it now the glory and the dream। राइमिंग स्कीम बढ़िया है। मतलब विदर मुरझाने को बोलते हैं, जो विजनरी विजन था, ग्लीम जो चमक रहा था, वो क्या हो गया? फ्लीट मुरझा गया। ओके, कहाँ चला गया वो अब? ग्लोरी, वो गौरव है ना, और वो जो ड्रीम है वो कहाँ है अब? ये लाइन कहाँ पे है बताओ आप? ये पूछा है किसने? ये लाइन है इमॉर्टलिटी ओड की। ओके, इमॉर्टलिटी ओड, इसको जाना जाता है ग्रेट ओड के नाम से भी। ओके, इसको किस नाम से और जानते हैं याद रखना है, हो सकता है पूछ लिया जाए कि ग्रेट ओड के नाम से किसको जानते हैं? इमॉर्टलिटी ओड को जानते हैं। ठीक है, और ये इंस्पायर्ड था किससे? हेनरी बोगम के द रिट्रीट से। ओके, एक वर्क था हेनरी बोगम का द रिट्रीट, उससे इंस्पायर्ड है ये। और जो ये पोएम है ना, कंपोज हुई थी लगभग 1802 और 1806 के बीच में। ओके, जब वो कहाँ पे रह रहे थे? ग्रासमेयर में, और इसको पब्लिश किया गया था 1807 में। ओके, इन द कलेक्शन ऑफ, मतलब इन द कलेक्शन ऑफ पोएम्स इन 2 वॉल्यूम। ओके, और ये एक इरेगुलर रोड है, ये भी याद रखना है आपको। ओके, टैटरडेमिलियन 1920 गाजवर्दी का है। क्या है ये बताना है, एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। ओके, अब एक तो आपको ये पॉइंट मिला कि 1920 में आया था, हो सकता है पब्लिश ईयर पूछ ले जाए। एक आपको पॉइंट ये मिला कि टैटरडेमिलियन नाम का वर्क भी लिखा है गाजवर्दी ने। ओके, दो पॉइंट मिल गए, और 2 पॉइंट आपको मैं बताऊंगी इसके। वो ये है कि ये 2 पार्ट में आया था। रैक किसको बोलते हैं? अच्छा छोड़ो, पहले यहाँ पे बात करते हैं। तो जो ये कलेक्शन है
टाटरमेलियन गाल्सवर्दी का, ये 2 पार्ट में आया था, एक तो बार टाइम और एक पीस टाइम, ठीक है, ओके। और ये डेडिकेट था, ये और याद रखना है आपको, हाँ ये पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, हो सकता है ये पॉइंट आ जाए। तो ये डेडिकेट था एलिजाबेथ लुकास को, ओके। जस्ट ए सेकेंड, मैंने लिखने में जल्दी कर दी, ओके। ये डेडिकेटेड है, आपको याद रखना है, ओके ओके। मिस्टर क्विकली एक कॉमिक करेक्टर है जो अपीयर्स होती है शेक्सपियर के वन ऑफ द शेक्सपियर प्ले फॉल, मतलब जो नीचे दिए गए हैं फर्स्ट टाइम। देखो मिस्टर क्विकली मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में भी आई हैं, है ना, और हेनरी वाली सीरीज में भी आई हैं। हमें ये बताना है कि वो फर्स्ट टाइम कहाँ पे आई हैं। तो वो फर्स्ट टाइम आई थी हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में। कॉमिक करेक्टर है ये, एक फुल स्टॉप के साथ, मतलब जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ पे देखा गया है मिसेस क्विकली को। पढ़ना आप समरी, पता चलेगा आपको। तो ये आई थी हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में, ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी, ओके। मिल्टन्स प्रोसोडी विद ए चैप्टर ऑन एक्वेंटल वर्स एंड नोट्स, ये किसका वर्क है ये बताओ। मिल्टन्स प्रोसोडी, यू नो मिल्टन के नाम पे है, तो डेफिनेटली आपको याद करना पड़ेगा। ये वर्क है रॉबर्ट ब्रिज का, ओके। किसने एक न्यू मीटर डिवाइस किया जिसको बोला न्यू मिल्टोनिक सिलेबल, ओके। यहाँ पे ये थोड़ा सा वो है, मतलब ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे न्यू है, जस्ट ए सेकेंड। तो बताओ आप, न्यू मिल्टोनिक स्लेविक किसने बात की है? न्यू मिल्टोनिक स्लेविक नया मीटर डिवाइस किया है, किसने किया है? रॉबर्ट ब्रिज ने, ओके ओके। नेक्स्ट, हु हैज़ कॉल्ड पैराडाइज लॉस्ट एन ओरल इपिक, यहाँ पे भी थोड़ा सा इपिक है ये, ठीक है, ठीक कर लेना है इसको, आप समझ जाना जब मैं बोल रही हूँ तो इपिक है तो इपिक है। तो किसने बोला है पैराडाइज लॉस्ट को ओरल एपिक? बताओ आप किसने बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने बोला है? ये बोला है पाउल मर्चेंट ने, ओके, याद रखेंगे, पाउल मर्चेंट ने बोला है, ओके। लास्ट क्वेश्चन, ओथेलो लव्स इमोशन फॉर इमोशन सेक, ओथेलो जो है इमोशन से प्यार करता है केवल इमोशन के लिए, लग्जरीज इन इट, हु सेड दिस? मुझे सबसे बेवकूफ़ करेक्टर ओथेलो ही लगा, जो किसी और की बातों में आके अपने क्रेडुलस नेचर की वजह से डेस्डिमोना को मार देता है, यू नो। तो इमोशंस के लिए, यू नो, डेस्डिमोना उसके लिए प्यार दिखाती है उसकी बहादुरता की वजह से, यू नो। तो वो भी इमोशंस दिखाता है, यू नो। तो ऐसा किसका मानना था? ऐसा मानना था जी विल्सन नाइट का, ओके, याद रखेंगे आप। और थॉमस रायमंड ने तो ओथेलो को बोला है ट्रेजेडी ऑफ कर्जीव, आपको ये भी याद रखना है। उनकी एक बुक आई थी थॉमस रायमर की, ए शॉर्ट व्यू ऑफ ट्रेजेडी 1693 में, वहाँ पे उन्होंने बोला था ओथेलो को ट्रेजेडी ऑफ कर्जीव, ओके ओके, थैंक यू।